हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पार्ट नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 पे एनसीईआरटी बुक से ये। चलिए, आज के क्लास में हमें करना है ओम्स लॉ। हम लोग समझेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट देखेंगे, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, ये सब चीज़ देखेंगे और साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना सारा चीज़ आज हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। ओम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ सिंबल्स होता है जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाते वक्त यूज़ करते हैं। उसमें से मैंने 3 सिंबल्स वहाँ पे छोड़ दिया था, तो उसको कवर कर लेते हैं। पहला सिंबल था वायर जॉइंट। अगर 2 वायर ऐसे करके यहाँ पे जॉइंट हो रहा है और एक ब्लैक डॉट दिख रहा है आपको, इसका मतलब दोनों वायर जॉइंट हो रहे हैं वहाँ पे। और अगर 2 वायर ऐसे करके यहाँ पे एक कर्व बना के क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब वायर क्रॉस कर रहे हैं विदाउट जॉइनिंग। उसके ऊपर से एक तार के ऊपर से दूसरा तार गुजर रहा है, इसका मतलब ये होता है। और एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये ऐसा डिवाइस है जो किसी एक सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ाने या फिर घटाने में हेल्प करता है। रेजिस्टेंस बढ़ाने घटाने का मतलब है, रेजिस्टेंस क्या होता है वो तो अभी हम समझेंगे। ऐसे समझ लीजिए कि इससे हम लोग करंट बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी देर में आएंगे, उससे पहले ओम्स लॉ को समझते हैं। तो क्या कोई रिलेशनशिप है क्या बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट किसी एक कंडक्टर में। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कौन करता है, बैटरी। जितना पावरफुल बैटरी लगाएंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो क्या बैटरी का पावर में और करंट में कोई रिलेशनशिप है? तो ये तो आप कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि हाँ, जितना ज़्यादा पावर का बैटरी लगाइएगा उतना ज़्यादा करंट देखने को मिलेगा। तो ये और कुछ नहीं, यही ओम्स लॉ है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी करके यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले हम लोग 1 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं और फिर करंट मापते हैं एमीमीटर से। फिर 2 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं, फिर करंट मापते हैं। फिर वैसे ही 3 सेल लगा देते हैं, 3 वोल्ट हो गया, फिर करंट मापते हैं। तो हम लोग ऐसे करके यहाँ पे मेजरमेंट लिखते जाते हैं कि करंट कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, फिर करंट जब 2 लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, करंट कितना, ऐसे करके टेबल को फिल करते हैं। और यहाँ पे V/I का रेशियो निकालते हैं। जो भी वैल्यू है V/I यहाँ पे निकाल के लिखते हैं। फिर ये V/I डिवाइड करके यहाँ पे लिखते हैं। फिर ये V/I डिवाइड करके यहाँ पे लिखते हैं। तो हमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी देखने को मिलता है कि ये जो कॉलम है इसमें सबका वैल्यू मोर और लेस सेम आएगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या निकला। और अगर हम लोग इसको ग्राफ को भी प्लॉट करना चाहें तो ये देखिए, इसको बोलते हैं VI ग्राफ। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक टेबल दे देंगे, आपको बोलेंगे VI ग्राफ प्लॉट करो। तो प्लॉट करना काफ़ी आसान है। आप 2 एक्सिस बनाइए यहाँ पे। एक एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे लिख दीजिए करंट, वाई एक्सिस पे लिख दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, और यहाँ पे वैल्यू दे के प्लॉट करते जाइए V और I कितना कितना है। प्लॉट करना काफ़ी आसान है। V का वैल्यू मान लीजिए 0.2 है तो यहाँ से उठा दीजिए। I का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 0.6 है तो यहाँ पे लाइए। दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं तो ये पॉइंट मिल गया। वैसे ही कुछ और वैल्यू होगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, और कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। आप इन सब पॉइंट को जोड़ दीजिए तो ये जो आपको लाइन मिला इसको बोलते हैं VI ग्राफ। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो thus the VI ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन डेट पासेस थ्रू द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। तो एक इसका स्पेशल फीचर होता है कि ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है और ये ओरिजिन से गुजर रहा होता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, 0 पॉइंट को। तो एग्जाम में इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए पहले आगे डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो एक जर्मन फिजिसिस्ट है जिनका नाम था जॉर्ज सिमन ओम। इन्होंने बोला कि द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided that the temperature remains the same. तो इन्होंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, हम लोग नोटेशन में ऐसे लिखते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या है कि अगर आप V को बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ जाएगा, V को डिक्रीज़ करेंगे तो I भी डिक्रीज़ हो जाएगा। V को डबल करेंगे करंट भी डबल हो जाएगा, V को हाफ करेंगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा, V को अगर 1/3 करेंगे करंट भी 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंक्रीज़ तो वो भी इंक्रीज़, डिक्रीज़ तो ये भी डिक्रीज़। तो इन्होंने ये कहा, इसी को हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं। और एक कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना स्टेटमेंट याद कर लेना है, दिस इज़ कॉल्ड ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का ये ग्राफ बनता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, आपको 4 ग्राफ दे देंगे। एक ग्राफ मान लीजिए ऐसे बना है, दूसरा ऐसे बना है, तीसरा मान लीजिए ऐसे बना है, चौथा ऐसे बना है।
पूछेंगे कि कौन सा ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो आप देखेंगे कि जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो और ओरिजिन से पास करता हो वही ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो ये वाला राइट आंसर होगा यहाँ पे। समझे कि नहीं समझे? चलिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ, तो स्टेटमेंट तो लिखना ही है और एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये कैलकुलेशन करके दिखाना है। तो देखिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ऐसा हमने लिखा। तो जब I को इस साइड बुलाएंगे तो V/I हो जाएगा और उधर कुछ नहीं बचा तो हम लोग कांस्टेंट लिख देंगे और ये प्रोपोर्शनल का साइन चेंज होकर इक्वल टू हो जाता है। ठीक है, जैसे ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इक्वल टू आता है, वहाँ कांस्टेंट आता है, तो उस कांस्टेंट को हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? V/I इक्वल टू R बन गया। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू IR, और यही इसको याद करने का ट्रिक भी है। भीड़ शब्द याद रखिएगा, VIR, भीड़, V इक्वल टू IR। तो ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। तो कोई एग्जाम में कोई 2 दे देंगे, तीसरा पूछ लेंगे, आराम से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। R इज अ कांस्टेंट और इसी R का नाम है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। तो रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी है, वो गुण है जिसे वो कंडक्टर रेजिस्ट करता है, मतलब बाधा उत्पन्न करता है टू द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। चार्ज को फ्लो नहीं होने देता है। ये कोई भी तार है, मान लीजिए कंडक्टर है, यहाँ से करंट जा रहा है, तो करंट को जाते वक्त जो भी इसको बाधा उत्पन्न हो रहा है ना, जो भी इसको ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो उस रेजिस्टेंस को, ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। समझे कि नहीं समझे? आप मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक कॉपर का वायर है और एक तरफ मान लीजिए प्लास्टिक का वायर है, ये प्लास्टिक का मटेरियल है, तो करंट तो यहाँ से आराम से चला जाएगा, यहाँ पे करंट जा ही नहीं पाएगा। तो हम लोग अलग लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए करंट आराम से जा रहा है। रेजिस्टेंस कम है मतलब बाधा कम है, और इसमें रेजिस्टेंस वेरी हाई है, इसलिए करंट यहाँ पे जा नहीं पा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक का तार में तो करंट जाएगा नहीं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मतलब समझ गए। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन डिनोट करते हैं उसको R से, और ऐसा यूनिट का बात करें तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, OHM, और इसको ग्रीक लेटर इससे डिनोट करते हैं। ओम का ये साइन है, उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे, ऐसे करके आपको लिखना होता है ओम। ठीक है, तो ओम लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग V इक्वल टू IR पढ़े थे। तो यहाँ से अगर हम R निकालना चाहे तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा? I नीचे आ जाएगा, V/I, तो ये रहा। तो फिर से हम लोग यहाँ पे अगर फॉर्मूला निकालना चाहे तो R इक्वल टू V/I, V का जगह अगर हम 1 वोल्ट डाल दें, V के जगह पर अगर हम 1 वोल्ट डाल दें, I के जगह पे 1 एम्पियर डाल दें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस? 1 ओम आ जाएगा। तो 1 ओम का डेफिनेशन यहीं से निकल के आ रहा है कि देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज़ 1 वोल्ट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो एंड करंट थ्रू इट इज़ 1 एम्पियर हो, तब रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। तो 1 ओम का डेफिनेशन आपको यहाँ से याद करके जाना है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। द करंट थ्रू अ रेजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। तो ये तो हमने समझ लिया कि करंट और रेजिस्टेंस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, 1 बाई करके लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर बाधा बढ़ेगा तो करंट कम जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। कॉमन सेंस है ये तो। सिमिलरली ऐसे ही बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस को डबल करें तो करंट हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसको डबल 2 गुना बढ़ाएंगे तो ये 1/2 बढ़ेगा। इसको 3 गुना कर देंगे अगर रेजिस्टेंस को तो करंट 1/3 हो जाएगा। 4 टाइम्स करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ये समझे कि नहीं समझे? अगर रेजिस्टेंस को 1/4 करेंगे तो करंट 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक लाइन पहले से लिखा हुआ है कि इफ़ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट्स हाफ। अगर आप रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट हाफ हो जाएगा। ये तो हमने भी समझ लिया। अगला लाइन पढ़ते हैं, अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। अभी हमने देखा था डायग्राम में क्लास स्टार्ट करते वक्त, वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम लोग करंट को चेंज कर सकते हैं। रेगुलेट मतलब बढ़ा घटा सकते हैं विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। ठीक है, बिना बैटरी चेंज किए बिना। इसको बोलते हैं रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट। रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट।
रेजिस्टेंस को चेंज कीजिए। रेजिस्टेंस को चेंज करने का उद्देश्य ही क्या होता है, हम लोग करंट को चेंज करना चाहते हैं। समझे कि नहीं समझे? चलिए इसका एक बार नोटेशन फिर से देख लेते हैं। ये रहा वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट, ऐसा डिवाइस होता है, ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं। इसका काम क्या है, रेजिस्टेंस चेंज करना या फिर बोल सकते हैं करंट चेंज करना विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, उसका यूनिट, डेफिनेशन सब देख लिया। अब कुछ लाइन्स है जो हम पढ़ेंगे आपको समझना है। सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन ईजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हाइल द अदर्स रेजिस्ट द फ्लो। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट काफ़ी ईजिली फ्लो कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स मतलब सामान होते हैं जिससे करंट जा नहीं पाता है, वो रेजिस्ट करता है उसके फ्लो को। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, पुअर कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो ऐसा कंपोनेंट कोई भी साइज का जिसमें रेजिस्टेंस काफ़ी लो हो उसको हम लोग बोलते हैं गुड कंडक्टर। ठीक है, ऐसा कंपोनेंट जिसमें लो रेजिस्टेंस है उसको गुड कंडक्टर बोलते हैं। अ कंडक्टर हैविंग स्मॉल एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टर। और ऐसा कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो उसको बोलते हैं रेजिस्टर। ठीक है, और ऐसा कंपोनेंट सेम साइज़ का जो जिसमें हाई रेजिस्टेंस हो उसको हम लोग बोलते हैं पुअर कंडक्टर, और उससे भी ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस हो तो उसको हम लोग बोल देंगे इंसुलेटर। समझे कि नहीं समझे? तो इसका डेफिनेशन कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब का डेफिनेशन अब ऐसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्लास 10 के लेवल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट ऑन इट्स लेंथ, उस कंडक्टर का लेंथ कितना है। ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया मतलब मोटाई कितना है। एंड थर्ड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है वो कंडक्टर। 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो हम पाते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, जितना लंबा तार लेंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जितना मोटा तार लेंगे उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, मतलब करंट वहाँ से और ईजिली फ्लो करेगा। तो समझे कि नहीं? तो इस अगर दोनों सेंटेंस को अगर मिलाए और नोटेशन में यहाँ पे लिखे तो देखिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे लिखते हैं 1/a करके। अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो आर प्रोपोर्शनल L/A हो गया। ठीक है, ए नीचे था तो नीचे लिख दिए, एल ऊपर था तो ऊपर लिख दिए। अब यहाँ पे आपको पता है कि जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे उसके बदले में इक्वल टू आएगा और हमें एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट लेना होगा जिसको हम लोग ये रो बोलते हैं। रो लिखने का तरीका देखिए, आप भूल के ऐसे मत लिख दीजिएगा रो को आप नीचे से शुरुआत करिएगा और ऐसे कीजिएगा, ये होता है रो। ठीक है, ये रहा। तो रो कांस्टेंट है और इसका नाम है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या पढ़ा था हमने अभी, ओम पढ़ा था, लेकिन इस रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है, ओम मीटर है। और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का, ये फिक्स होता है। हाँ, कॉपर का वायर लीजिएगा तो उसका रेजिस्टिविटी फिक्स है, वैसे ही कुछ और सिल्वर का लीजिए तो उसका रेजिस्टिविटी फिक्स है। ये टेबल में बताया गया है कि डिफरेंट मटेरियल का रेजिस्टिविटी कितना कितना है, तो आप टेंशन मत लीजिए, इसको आपको याद नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेटल्स एंड एलॉयज़। एलॉयज़ क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय। Metals and alloys have low resistivity in the range of 10 to the power -8 ohm meter to 10 to the power -6 ohm meter। तो मेटल्स और एलॉय का रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होता है, तभी तो यहाँ से करंट इजीली पास करता है। इस रेंज में होता है 10 का पावर -8, मतलब काफ़ी छोटा नंबर है ये, और 10 का पावर -6, इसका मतलब समझते हैं ना, 10 का पावर -8 का मतलब 1/10 और 8 zeros। ठीक है, इतना कम होता है। और वहीं इंसुलेटर से जैसे कि रबर, ग्लास, इनका रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होता है, इस ऑर्डर में होता है 10 का पावर -12 से लेके 10 का पावर 12 से लेकर 10 का पावर 17 तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे पावर माइनस में है लेकिन यहाँ पे पावर पॉजिटिव में है, ये काफ़ी हाई बड़ा नंबर है ये। तो इसका रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है इंसुलेटर्स का, इसलिए यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता है, इसलिए तो इसको इंसुलेटर बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? अगला कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो कॉन्सेप्ट ये है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। ठीक है, आपको पता है कि एलॉय जो है वो 2-3 मेटल मिल के बना होगा, तो उस एलॉय जो
आपको जो मटेरियल मिल गया उस एलॉय का रेजिस्टिविटी हाई होता है देन इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। जो मेटल मिल के बना है उस मेटल की तुलना में उस एलॉय का रेजिस्टिविटी हाई होता है। और एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज या फिर बर्न रेडिली इन हाई टेम्परेचर्स, वो जल्दी बर्न भी नहीं होती है। तो एलॉय का इन दो प्रॉपर्टी के कारण दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर्स एट्सेट्रा। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर हो गए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एलॉयज़ को यूज़ करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। नंबर 1, बिकॉज देयर रेजिस्टिविटी इज़ हायर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, एंड नंबर 2, एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ऑक्सीडाइज इजीली एट हाई टेम्परेचर्स। तो इस 2 रीजन का वजह से हम लोग एलॉयज़ को यूज़ करते हैं इन हीटिंग डिवाइसेस। ठीक है, ये जल्दी हीट होने के बाद ऑक्सीडाइज बर्न भी नहीं करते हैं और रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, मतलब हीट ज़्यादा उत्पन्न होगा यहाँ पे। चलिए, दूसरा पॉइंट है कि टंगस्टेन इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। एक मास्टर क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वहाँ पे कौन सा मेटल यूज़ कर सकते हैं हम लोग टंगस्टेन यूज़ करते हैं। और कॉपर और एल्यूमिनियम ये मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं हम लोग फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के लिए जो वायर्स होता है वो कॉपर और एल्यूमिनियम का बना होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखें तो आप सिल्वर का पाएंगे कि रेजिस्टिविटी सबसे कम है। तो सिल्वर काफ़ी अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला न्यूमेरिकल आपके लिए, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। लिखा है कि हाउ मच करंट आई निकालना है हमें। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए। विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। तो V लिखा हुआ है, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप नोट कीजिए V इक्वल टू 220 वोल्ट। 2 इन्फॉर्मेशन हमने लिखा, आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, V इक्वल टू इतना। इधर रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज इतना। रेजिस्टेंस मतलब R दिया हुआ है आपको 1200। तो आपको क्या क्या मिल गया देखिए, I हमें निकालना है, V हमें दिया गया है 220 और R दिया हुआ है 1200। तो VIR, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR। और यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। हमें निकालना है I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। और वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे V का और R का। ठीक है, और सॉल्व कर देंगे। ये लोग सॉल्व किया है, इतना आ गया है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर B भी उसी तरीके का है। आपको V दिया है, R दिया है और I निकालना है, तो आराम से कर लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 12.4। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो V मिल गया आपको। इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। I भी मिल गया, तो V और I मिल गया, तो आराम से R निकाल लेंगे। चलिए, तो पहले हमने R निकाल लिया, 15 ओम आ गया। व्हाट करंट, फिर I पूछा है, तो I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क विल द हीटर, वही हीटर है, मतलब रेजिस्टेंस सेम होगा, ड्रॉ इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो R तो 15 ओम था ही, लेकिन अब V दे दिया है 120 वोल्ट। तो V और R ये यूज़ करके हम लोग फिर से करंट निकाल लेंगे, जो कि आएगा 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर हो जाएगा आंसर इसका। समझे कि नहीं समझे? तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे R क्यों निकाले थे फर्स्ट लाइन में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर, वही हीटर को फिर से सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया गया। तो हीटर सेम है, तो मतलब रेजिस्टेंस सेम होगा यहाँ पे, इसलिए हमने पहले रेजिस्टेंस निकाल लिया और उस रेजिस्टेंस को यूज़ करके इस कैलकुलेशन में यूज़ किया हमने। ठीक है, चलिए एक बहुत दमदार सवाल है ये। एग्जाम्पल 12.5 लिखा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा वैसे वैसे लिखते जाइए। तो L इक्वल टू 1 मीटर लिख देना है। ठीक है, और इसको मीटर में नहीं देना है। रेजिस्टेंस इक्वल टू 26 ओम, 2 इन्फॉर्मेशन मिल गया। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ इतना समझाने के लिए है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे फिलहाल हमारे सिलेबस में है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता हो। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है कैलकुलेशन में। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, तो इसको भी लिख लीजिएगा, D इक्वल टू 0.3 mm। 3 इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल, तो रेजिस्टिविटी मतलब रो निकालना है। तो ये देखिए एग्जाम्पल 12.5 का सॉल्यूशन है। यहाँ पे लेंथ 1 मीटर, रेजिस्टेंस 26 ओम, डायमीटर 0.3 मिलीमीटर था। अब ये मीटर और ये मिलीमीटर कैसे हो सकता है, तो इसको भी हमने मीटर बनाया। मिलीमीटर से मीटर बनाने के लिए डिवाइड बाई 1000, फिर ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा, और इस पूरे को ऊपर लिखेंगे तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है,
तो डायमीटर मिल गया, हमें निकालना है रो। तो हमें पता है कि R इक्वल टू रो L बाई ए होता है, तो हमने रो लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके RA बाई L। इधर तो समझ में आता होगा। देखिए तो R का वैल्यू हमने डाला 26, एरिया। अब एरिया क्या होता है इसको यहाँ पे समझिए, ये तार है और ये गोलाई का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ये है रेडियस। तो आपको पता है कि डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर होता है, मतलब रेडियस कितना हो गया d/2। नॉर्मली ये सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता, लेकिन हमें तो डायमीटर पता है, तो हम क्या करेंगे आर के जगह पर ये वाला वैल्यू पुट करेंगे d/2, तो एरिया आ जाएगा पाई d²/4। तो आपको दोनों फॉर्मूला याद रखना है, जब रेडियस दिया हो तो ये एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और डायमीटर दिया रहेगा तो ये एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो चूंकि हमें यहाँ पर डायमीटर पता है तो हम लोग ये फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो देखिए ए का जगह पर हमने पाई d² लिख दिया और एल का वैल्यू 1 था, हमने लिख दिया 26 ही रहने दिया, पाई के जगह पे 22/7 नीचे चला गया, डायमीटर का स्क्वायर, तो डायमीटर कितना था इतना, वो हमने यहाँ पे पुट किया और इसका स्क्वायर, और नीचे तो 4 इंटू 1 है ही, 4 इंटू 1 हमने लिखा हुआ है। फिर वहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कर दिए, इतना आया, और इसका स्क्वायर करना काफ़ी ईजी है, 3 का स्क्वायर 9, 10⁻⁻4 का स्क्वायर 10⁻⁻8, पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे। फिर इसको हमने सॉल्व कर दिया, सिर्फ इसको सॉल्व कीजिए, 10 का पावर -8 को वैसे उतार दीजिए तो इतना आता है। अब देखिए आप चाहे तो आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक में एग्जाम्पल में इतना ऐसा आंसर ला के छोड़ा था तो हमने ऐसा ला के छोड़ दिया, लेकिन आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, परफेक्टली राइट है। बशर्ते आपको क्या करना होगा, यहाँ पे यूनिट देना होगा, ठीक है, ओम मीटर लिखना बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि कौन सा मटेरियल का है, टेबल देख के बताना था, तो ये मैंगनीज का इतना रेजिस्टिविटी है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए एग्जाम्पल 12.6 देखिए, लिखा हुआ है अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, एरिया क्रॉस सेक्शन A हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। तो देखिए R1 क्या होता है, रो L/A, तो रेजिस्टेंस कितना दिया है 4 ओम हमने लिख दिया, तो रो L/A का वैल्यू 4 ओम आ गया। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है मतलब रेजिस्टिविटी सेम है, हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया क्रॉस सेक्शन 2A। अब देखिए R2 हमें निकालना है, तो रो L/A होता है, तो लेंथ कितना दिया था हमें L/2, तो L/2 हमने लिखा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 एम्पियर है, 2A है, तो 2A हमने लिख दिया, एम्पियर नहीं है ये तो एरिया है। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा, इसको समझ लीजिए एक बार यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए R2 इक्वल टू रो L/2 और एरिया की जगह 2A हमने लिखा। अब ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, 2 जब 4 हो जाएगा और वैसे रहने दिया। फिर 1/4 को हमने बाहर निकाल लिया, तो रो L/A अंदर बच गया, और ये रो L/A का वैल्यू कितना था 4 था, तो इसके जगह पे हमने 4 लिख दिया, और ये 4 कैंसिल होकर कितना हो गया 1 ओम आ गया, तो रेजिस्टेंस मिल गया 1 ओम। ईजी समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ईजी है। नंबर 1, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस किन किन चीज़ पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड थर्ड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 2, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर। तो करंट कहाँ से ज़्यादा इजीली फ्लो करेगा, थिक वायर से फ्लो करेगा। क्यों, क्योंकि थिक वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है और जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। मोर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस द रेजिस्टेंस एंड मोर द करंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ, पोटेंशियल डिफरेंस को आपने हाफ कर दिया। व्हाट चेंज विल ऑकर इन द करंट, करंट में क्या चेंज होगा। तो हमें पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I का, ठीक है। तो आपने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया, तो आप बताइए करंट क्या हो जाएगा, करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हमने अभी समझा था थोड़ी देर पहले, इसको 1/3 करते तो ये भी 1/3, डबल करते तो ये भी डबल हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स और एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन प्योर मेटल्स। तो इसको एलॉय से क्यों बनाते हैं, आपको पता होगा 2 रीजन से बनाते हैं, क्योंकि एलॉय का रेजिस्टिविटी हाई होता है देन द प्योर मेटल, एंड नंबर 2 इट डज नॉट ऑक्सीडाइज या फिर बर्न रेडिली इवन एट हाई टेम्परेचर्स, ठीक है। ये 2 रीजन का वजह से हम लोग एलॉय का यूज़ कर सकते हैं इन टोस्टर्स एंड हीटर्स आयरन्स। क्वेश्चन नंबर 5, यूज टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग। विच अमंग द फॉलोइंग आयरन या फिर मरकरी इज अ बेटर कंडक्टर। दोनों में अच्छा कंडक्टर वही होगा जिसका रेजिस्टिविटी कम होगा।
तो टेबल 12.2 हमें देखना है कौन सा दो मेटल था, आयरन एंड मरकरी। बताना है कि दोनों में से किसका रेजिस्टिविटी कम है। ये रहा, तो आयरन हमें यहाँ दिख रहा है, मरकरी यहाँ दिख रहा है। तो आयरन का रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, मरकरी का रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, आयरन का कम है। मतलब करंट ज़्यादा इजीली कहाँ से फ्लो करेगा, आयरन से फ्लो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर। तो सबसे टॉप में तो हमने देखा था सिल्वर था ना, सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर है बेस्ट कंडक्टर, तो इसको आप याद करके रखिएगा, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। तो ये 4 क्वेश्चन हमने देख लिया, कुछ क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज से भी करेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। इधर से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर इतना, डायमीटर दिया है नोट कर लीजिए, रेजिस्टिविटी दिया है नोट कर लीजिए, व्हाट विल बी द लेंथ, एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखिए, रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम। ठीक है, चलिए इसके बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद पूछा है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, पहले इतना का करते हैं, लेंथ निकालते हैं। तो ये देखिए, पहले हमने डायमीटर लिखा, कैलकुलेशन करते करते यहाँ पे अच्छा सा पहुँच गए। आपको पता है, इसको समझ में आ गया होगा आपको। रेजिस्टिविटी इतना दिया है, लिख लिया हमने, एल क्वेश्चन मार्क, रेजिस्टेंस 10 है, तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए वी नो। फिर यहाँ पे हमने लेंथ का निकाल लिया, आर ए बाई रो। फिर एरिया, चूँकि हमें डायमीटर पता है तो हम लोग एरिया का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो ए का जगह पाई डी स्क्वायर बाई 4 और आर और रो नीचे है, वैल्यू पुट कर दिया हमने आराम से। इसको सॉल्व किया, स्क्वायर करना आपको समझ में आ गया, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का पावर -8 का स्क्वायर 10 का पावर -8, 10 का पावर -8 10 का पावर -8 कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा 122.7। तो ये निकल के आइए मीटर इतना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन था, पूछा गया था कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। आप डायमीटर को डबल कर रहे हैं, तो पहले रेजिस्टेंस ये था आर इक्वल टू रो एल बाई ए, मतलब रो एल इंटू 4 बाई पाई डी स्क्वायर, और R2 अब हो रहा है रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए का जगह पर हमने लिखा पाई डी, डी की जगह पर डायमीटर बोला है डबल कर रहा है, तो 2D हमने लिख दिया और 4 तो वहाँ पे है। अब देखिए, तो रो एल इंटू 4 हमने रहने दिया, पाई डी स्क्वायर भी रहने दिया यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे 2 स्क्वायर जो एक्स्ट्रा डिजिट था उसको हम लोग बाहर निकाल लिए 4 के रूप में, 1/4। और ये पूरा चीज़ क्या है, R1 है, तो हमने इसके जगह पर R1 लिख दिया और बाई 4। तो रेजिस्टेंस जो है 1/4 हो जाएगा पहले वाले रेजिस्टेंस की तुलना में। ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। लिखा हुआ है, द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आर गिवन बिलो। तो आई का वैल्यू दिया है, वी का वैल्यू दिया है, प्लॉट अ ग्राफ प्लॉट करना है, आप कर लेंगे आराम से। स्ट्रेट लाइन होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस निकालना है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आर इक्वल टू वी बाई आई हो गया। तो आप कर सकते हैं कि कोई भी वी और कोई भी आई का वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप इसका निकालेंगे तो आपका मिलेगा वैल्यू 3.2। सेकंड वैल्यू को अगर आप यूज़ करेंगे तो आप निकालेंगे, आप पाएंगे कि 3.4 मिलेगा आपको यहाँ पे 3.35, यहाँ पे फिर से 3.4 और यहाँ पे 3.3। तो अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि 3.4 सब में आ रहा है, ये एवरेज हो जाएगा 3.4 रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप किसी का भी लिख देंगे तो वो सही माना जाएगा, लेकिन ज़्यादा में 3.4 हमें देखने को मिला तो 3.4 लिख देंगे आंसर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रजिस्टर, तो V इक्वल टू 12 वोल्ट लिखिए, करंट ऑफ जो 2.5 मिली एम्पियर, आई भी दे दिया है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो V है 12 वोल्ट, आई दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर। अब मिली को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2.5 बाई 1000, ये पॉइंट हटा के भी चाहे तो 0 ले सकते हैं यहाँ पे, और एम्पियर 25 से उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 400, तो 1/400 आ गया। हमें निकालना है R, तो हमें पता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो R क्या हो जाएगा, V बाई आई। V कितना है 12 और I कितना है 1/400। ये 400 ऊपर जाएगा तो 12 4 जा 48, 100, और रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे लगा देंगे ओम। ठीक है,
एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, पीछे में आंसर है, हाँ आंसर है 4.8 किलो ओम। तो बात एक ही है, किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही है। फिर उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन रह गया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो को, थोड़ा स्लो जाइएगा क्योंकि आज का क्लास थोड़ा फास्ट कर दिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। अगले पार्ट में हमें कवर करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि है पैरेलल और सीरीज़ वाला। ठीक है, चलिए फिर तब मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।